नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मुगल साम्राज्य के टॉप 35 क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट होते रहे हैं। दोस्तों, इन 35 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग मुगल साम्राज्य के पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में मुगल शासन के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा बाबर। दोस्तों, बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 1527 ईस्वी में बाबर एवं राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था और राणा सांगा ने इस युद्ध में पाती पेरवन की नीति अपनाई थी। पाती पेरवन की नीति का मतलब है कि राणा सांगा ने इस युद्ध में समस्त राजपूत शासकों को एक छत्र के नीचे ला दिया था। काफ़ी अच्छी बात है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, खानवा के युद्ध की बात करते हैं तो बाबर ने इसमें जिहाद का नारा दिया था और इसे धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी। युद्ध से पहले उसने कभी भी शराब का सेवन न करने की कसम खाई थी और शराब के प्यालों को तोड़ दिया था। काफ़ी अच्छी बात दोस्तों, खानवा के युद्ध में भी बाबर विजयी रहा था। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा दोस्तों कि खानवा के युद्ध के दौरान ही बाबर की मुलाकात होती है राणा सांगा की पत्नी कर्मावती से और बाबर बहुत दयालु था। वह कर्मावती को हिंदू पुत्री कहकर संबोधित करता है, हिंदू पुत्री कहकर संबोधित करता है। बाद में इसी रिश्ते को लेकर कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती हैं, जो आप लोग राखी का उत्सव मनाते हैं। तो ये आपकी वही कर्मावती हैं जो राणा सांगा की पत्नी थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मुगल इतिहास को जानने का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ बाबरनामा किस भाषा में रचित है? दोस्तों, बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है और यह मूलतः तुर्की भाषा में रचित है। बाद में इसका अन्य भाषाओं में रूपांतरण भी कराया गया, अंग्रेजी में, फारसी में तो अब्दुल रहीम खारखाना ने किया था, जो अकबर ने करवाया था। दोस्तों, बाबर की बात करते हैं तो बाबर के द्वारा 4 युद्ध बहुत फेमस हैं। 2 की चर्चा मैं कर चुका हूं, पानीपत और खानवा की। 2 युद्ध आप ध्यान रखिए कि 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था, जिसमें आपके एक तरफ थे बाबर और एक तरफ थे मेदिनी राय। और 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था, जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था। एक तरफ थी अफगान सेना, जिसमें आपके इस अफगान सेना में आपके कौन थे दोस्तों? दौलत खान लोदी भी थे और अफगान सेना के साथ युद्ध हुआ था बाबर का और इसमें भी बाबर विजयी रहा था। बाद में 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखिएगा, बाबर को 4 बाग पद्धति का जनक कहा जाता है। बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा, जिसकी रचना बाबर ने स्वयं ही की थी, मूलतः आपके तुर्की भाषा में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई ये सब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस मुगल शासक ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को पराजित किया था? तो हुमायूं ने आपके बहादुर शाह को पराजित किया था। अभी मैं जो कर्मावती वाली बात आपको बता रहा था, तो कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी जब बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण किया था और हुमायूं ने मध्य प्रदेश में बहादुर शाह को पराजित किया था। ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हुमायूं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे कि कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? तो 1540 ईस्वी में हुआ था कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध। इसके अलावा दोस्तों आपके चौसा का युद्ध पेपर में कई बार आता है, तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। ये दोनों युद्ध हुमायूं एवं शेर शाह सूरी के बीच में हुए थे और दोनों युद्धों में शेर शाह सूरी विजयी रहा था। काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। क्वेश्चन आता है कि किस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा? तो वो कन्नौज अथवा बिलग्राम का ही युद्ध है। कन्नौज तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि बिलग्राम युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को किसने शरण दिया? तो आप लोग जानते होंगे कि हुमायूं कई स्थानों पर भटका, इसके भाई ने भी सहयोग किया था। वहाँ पर उस भाई का जो गुरु थे उसकी बेटी से विवाह कर लेता है आपके हुमायूं और इससे उसे अकबर नामक एक पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन अंतिम रूप से दोस्तों जिसने आपके शरण दिया था, संरक्षण किया था, वो था आपके फारस का शासक तहमास्प। ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि बिलग्राम के युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को किसने शरण दिया? तो तहमास्प ने, ठीक है। 2 शर्तें भी रखी थी, फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सरहिंद का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया? तो भाई सरहिंद युद्ध के साथ ही हुमायूं की सत्ता में वापसी हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ये फारस के शासक सिकंदर शाह और हुमायूं के सेनापति बैरम खां के बीच में लड़ा गया था। सिकंदर शाह बुरी तरह पराजित हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है?
सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। दोस्तों हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, तो दिल्ली में हो जाता है और इसे अकबर के काल की प्रथम इमारत कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अकबर के काल की फर्स्ट इमारत कौन सी है, तब आप कहेंगे कि हुमायूं का मकबरा, टॉम्ब ऑफ हुमायूं। कहाँ पर है, दिल्ली में है और इसे ताज महल का पूर्वगामी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो ताजमहल है ये इसी से प्रभावित होकर बनाया गया था। लेकिन दोस्तों हुमायूं के मकबरे में ताजमहल की भांति 4 स्वतंत्र मीनारें जैसे आप देखते हैं ताजमहल में, वैसी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो बंगाल के शासक बहार खां लोहानी की बात करते हैं, उसने ही शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। आप लोग कहानी तो जानते होंगे कि शिकार खेलने गया था शेर शाह सूरी बहार खां लोहानी के साथ और एक ही झटके में शेर को ख़त्म कर दिया था शेर शाह सूरी ने, तो इसीलिए उसे शेर खां की उपाधि थी। उस समय उसका नाम फरीद था। ठीक है, उस समय उसका नाम फरीद था, तो बहार खां लोहानी ने ही उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसे शेर खां की उपाधि दी थी। आप लोग जानते होंगे कि बहार खां लोहानी की ही जो विधवा थी, ठीक है, उसके साथ ही शेर शाह सूरी ने विवाह किया था। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके भारत पर द्वितीय अफगान वंश सूरी वंश की स्थापना की थी। प्रथम अफगान वंश कौन था, तो मैं आपको बता चुका हूं कि लोदी वंश की बात करते हैं तो ये भारत में प्रथम अफगान वंश था जिसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान था तो कालिंजर अभियान जो 1545 ईस्वी में हुआ था, इसी के दौरान एक अस्त्र चलाते हुए शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बुक्का नामक अस्त्र कहा जाता है, शायद आपके उक्का नामक कोई अस्त्र है, वो गोली के समान होता था। उसको जब शेर शाह सूरी ने चलाया उसको उस तरफ दगाने के लिए, लेकिन वहाँ पर दीवार थी, उसी से टकरा कर ये वापस लौट आया और इसी के दौरान शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। कौन सा अभियान है, तो कालिंसर का अभियान है। ध्यान रखिएगा, चंदेल शासक के विरुद्ध ये अभियान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ की रचना किसके शासनकाल में की, जिसमें चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का उल्लेख है। तो सही उत्तर हो जाएगा शेर शाह सूरी के काल में पद्मावत ग्रंथ की रचना की गई थी। इसमें किसका वर्णन है, तो चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का। दोस्तों मैं आपको बता भी चुका हूँ कि 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान किया था। किसके खिलाफ, तो राणा रतन सिंह के खिलाफ। इस अभियान में राणा रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, साथ ही साथ गौरा एवं बादल भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इसके पश्चात राणा रतन सिंह की प्रिय पत्नी, सुंदर पत्नी, बहुत ही खूबसूरत पत्नी रानी पद्मिनी अपनी 16,000 सखियों के साथ अग्नि जौहर कर लेती हैं। दोस्तों इस अभियान के दौरान अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था और अमीर खुसरो ने भी इसका वर्णन किया है। कहाँ पर वर्णन किया है, तो इसकी एक पुस्तक है खजाइन उल फतह, उस पुस्तक में अमीर खुसरो ने वर्णन किया है और बाद में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ में उसका वर्णन किया है रानी पद्मिनी के अग्नि जौहर का। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पद्मावत ग्रंथ किसके शासनकाल में रची गई है, तो शेर शाह सूरी के शासन काल में, जो 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक था। शेर शाह सूरी का शासनकाल, बचपन का नाम फरीद खां था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो 1556 ईस्वी में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। एक तरफ थे अकबर के संरक्षक बैरम खां और एक तरफ थे हेमू, जिसे आपके 14वां विक्रमादित्य कहा जाता है, लास्ट हिंदू सम्राट कहा जाता है। इस युद्ध में बैरम खां हेमू को अच्छी तरीके से पराजित कर देता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे कि बैरम खां से पहले अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खान से पहले अकबर का संरक्षक था मुनीम खां। ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बाद में जब बैरम खां अकबर का विद्रोह कर देते हैं अकबर से, तो मुनीम खां पुनः अकबर का संरक्षक हो जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम वंश जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया, सही उत्तर हो जाएगा आमेर का कछवाह वंश। दोस्तों आमेर के कछवाह वंश के राजा थे भारमल, और भारमल की पुत्री जो थी उनके साथ विवाह हुआ था अकबर का। काफ़ी अच्छी बात है, ध्यान रखिएगा। भारमल के पुत्र कौन थे, तो भारमल के पुत्र थे भगवान दास, और भगवान दास की जो बहन थी
उनके साथ विवाह हुआ था अकबर का। भगवान दास के जो पुत्र हुए, ठीक है, इनकी बहन का विवाह हुआ था अकबर के साथ। और भगवान दास के पुत्र थे मान सिंह और अकबर का खूब जमता था। बाद में मान सिंह ने अपनी बहन मान बाई का विवाह कर दिया था आपके अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अकबर के जीवन पर काला धब्बा किसे माना जाता है? दोस्तों, अकबर के जीवन पर काला धब्बा किसे माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अकबर ने चित्तौड़ विजय के बाद कत्ले आम का आदेश जारी कर दिया था। जो आप लोग जानते होंगे कि महाराणा प्रताप हैं, उनके पिता थे राणा उदय सिंह। उनके शासनकाल में अकबर ने चित्तौड़ विजय की थी, चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था और उसके बाद उसने युद्ध का जश्न मनाया था और कत्लेआम का आदेश जारी कर दिया था। इसको ही अकबर के जीवन पर काला धब्बा माना जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 1576 ईस्वी में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस युद्ध रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि अकबर विजयी हुआ था, कुछ लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप विजयी हुए थे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को ज्येष्ठ तृतीया में हुआ था, आप लोग जानते ही होंगे। और हल्दी घाटी के युद्ध की बात करते हैं तो कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। क्वेश्चन भी आता है कि मेवाड़ की थर्मोपल्ली, किसने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है? तो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। इनका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि किस युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है? बताइए फटाफट से। तो मेवाड़ की थर्मोपल्ली तो हल्दी घाटी के युद्ध को कहा है और कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन किसे कहा है? तो दिवेर का युद्ध, जो 1582 ईस्वी में हुआ था, दिवेर का युद्ध। इस युद्ध की बात करते हैं तो इसमें एक तरफ थे महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह और एक तरफ थी मुगल सेना। अमर सिंह वर्सेस मुगल सेना के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था आपके दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में, इसे ही कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। ध्यान रखिएगा, कर्नल जेम्स टॉड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। किस विजय के उपलक्ष्य में 1573 ईस्वी में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया? तो ध्यान रखिएगा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण कहाँ कराया गया था? तो आपके कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में कराया गया था। क्वेश्चन पूछता है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की? तो उसकी स्थापना भी अकबर ने ही की थी। बुलंद दरवाजे के निर्माण भी अकबर ने ही करवाया था। अलाई दरवाजा आए तब आपको अलाउद्दीन खिलजी लगाना है और बुलंद दरवाजा आए पेपर में तब आपको अकबर लगाना है। क्वेश्चन है कि अकबर ने इलाही संवत नामक नया कैलेंडर कब जारी किया? तो 1583 ईस्वी में। इसने दीन ए इलाही एक नया धर्म चलाया था और इलाही संवत भी चलाया था 1583 में। क्वेश्चन है कि सम्राट बनने के बाद जहांगीर ने मिर्जा ग्यास बेग, जो इसका ससुर था, यानी कि जो मेहरुन्निसा थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके जो नूर जहाँ थी, ठीक है, जो आपके नूर जहाँ थी, जो जहांगीर की पत्नी थी, उसके ही पिता थे मिर्जा ग्यास बेग। उसको किस पद पर नियुक्त किया? तो सम्राट बनने के बाद जहांगीर ने अपने ही ससुर मिर्जा ग्यास बेग को सर्वोच्च अधिकारी बनाया और दीवान के पद पर नियुक्त किया। दीवान यानी राजस्व एवं वित्तीय मामलों का प्रधान नियुक्त किया, मुख्य नियुक्त किया अपने ही ससुर मिर्जा ग्यास बेग को। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दे दिया? तो आपके गुरु अर्जुन देव को। ये सिखों के 5वें क्रम के गुरु थे, इनको ही आपके जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया था। कारण क्या था दोस्तों? कारण ये था कि जहांगीर का, मैंने बताया कि विवाह हुआ था मान सिंह की बहन मान बाई के साथ और मान बाई से इसे एक पुत्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम था खुसरो। खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और इसको संरक्षण प्रदान किया था सिख गुरु अर्जुन देव ने, और इससे ही क्रोधित होकर जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया था। इसके अलावा एक बात और मानी जाती है कि गुरु अर्जुन देव की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। गुरु अर्जुन देव स्वयं का दरबार लगाने लगे थे। इसका भी एक कारण था जो जहांगीर ने इन्हें आपके मृत्युदंड दिया। एक कारण था कि खुसरो को संरक्षण देना और एक कारण था कि उनकी बढ़ती हुई शक्ति। आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि मुगल काल में सफ़ेद संगमरमर से निर्मित प्रथम इमारत है तो एतमाउद्दौला का मकबरा। दोस्तों, एतमाउद्दौला कौन है? तो जो मैंने आपको बताया कि मिर्जा ग्यास बेग, तो मिर्जा ग्यास बेग की ही टाइटिल है एतमाउद्दौला, ठीक है।
तो ये आपके कौन है, ये हैं आपके जहांगीर के ससुर यानी नूरजहां के पिता। ठीक है, नूरजहां की बात करते हैं तो नूरजहां की माता थी असमत बेगम। ठीक है, असमत बेगम जो गुलाब की पंखड़ियों से इत्र बनाने की कला का आविष्कार किया था इन्होंने, असमत बेगम ने। ठीक है, असमत बेगम ने। और इनके पिता थे मिर्ज़ा गियास बेग, और मिर्ज़ा गियास बेग का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। इसे कहा जाता है एतमाउद्दौला का मकबरा। एतमाउद्दौला के मकबरे की बात करते हैं तो ये मुगल काल में सफ़ेद संगमरमर से निर्मित प्रथम इमारत है। आप लोग जानते होंगे कि सफ़ेद संगमरमर से ताजमहल भी निर्मित है, लेकिन अगर प्रथम इमारत पूछे तो आपके मुगल काल में सफ़ेद संगमरमर से निर्मित प्रथम इमारत अगर आ जाए तब आपको एतमाउद्दौला का मकबरा लगाना है। दोस्तों, एतमाउद्दौले के मकबरे में ही प्रथम बार पित्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ था। प्रथम बार पित्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ था। पित्रा ड्यूरा किसे कहते हैं दोस्तों? सफ़ेद जो संगमरमर होता है उस पर जो नक्काशी की जाती है यानी जो डिजाइन बनाए जाते हैं उसे कहा जाता है पित्रा ड्यूरा। यानी कि सफ़ेद संगमरमर पर जो आपके डिजाइन बनाई जाती है उसे कहते हैं पित्रा ड्यूरा। और अगर पूछे कि किस मकबरे में सर्वप्रथम पित्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ था, तब भी आपको एतमाउद्दौला का मकबरा लगाना है। जब आप लोग ताजमहल घूमने जाएंगे या फिर कुछ लोग गए ही होंगे तो ताजमहल में भी जितने भी संगमरमर हैं सब पर बहुत ही शानदार ढंग से नक्काशी की गई है। यानी पित्रा ड्यूरा का अगर पूछे कि किस इमारत में आपके सबसे ज़्यादा पित्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है तो किस इमारत में पित्रा ड्यूरा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, तब आपको ताजमहल लगाना है। अगर पूछे कि सर्वाधिक पित्रा ड्यूरा का प्रयोग किस इमारत में हुआ है तब ताजमहल, और पूछे कि सर्वप्रथम पित्रा ड्यूरा का इस्तेमाल किस इमारत में हुआ है तब आपको एतमाउद्दौला का मकबरा लगाना है। एतमाउद्दौला कौन है? तो मिर्ज़ा गियास बेग हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो जहांगीर इज द राइट आंसर। 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक का इनका काल है। जहांगीर के समय में ही कौन कौन आए थे? तो कैप्टन हॉकिंस आए थे, और आपके सर आपके उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आपके उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है। एक अंग्रेज अधिकारी और आया था। ठीक है, एक अंग्रेज अधिकारी और आया था, तो दो अंग्रेज अधिकारी आए थे, कैप्टन हॉकिंस थे और एक का नाम मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, अभी ध्यान कुछ देर में आ जाएगा तो भी आपको बता दूंगा। दो अंग्रेज अधिकारी भारत में आए थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लिए। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण मुगल काल में ऐसा शासक कौन था जिसे अपने अंतिम दिनों में बहुत पीड़ा उठानी पड़ी और कैदी की भांति अपने अंतिम दिन गुजारने पड़े? तो शाहजहां इज द राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां जब बीमार पड़ जाता है तो इसके जो 4 बेटे थे, जिसमें मुझे ध्यान आ रहा है नाम शाह सूजा का, मुझे ध्यान आ रहा है आपके मुराद बख्श का नाम, मुझे ध्यान में आ रहा है दारा शिकोह का नाम, और मुझे ध्यान में आ रहा है इसके चौथे पुत्र औरंगजेब का नाम। दोस्तों, ये इसके 4 बेटे थे और आपके जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा इसकी 3 पुत्रियां थीं। तो इन 4 बेटों में जब शाहजहां की तबीयत खराब हो जाती है तो उत्तराधिकार युद्ध होता है। उत्तराधिकार युद्ध में दोस्तों बात करते हैं तो शाहजहां का सबसे प्रिय था दारा शिकोह, और ये सभी पुत्रों में सबसे बड़ा भी था, तो इसका ही राजा बनना लगभग श्योर था दारा शिकोह का। लेकिन इनके बीच में युद्ध होता है और औरंगजेब 3 बार दारा शिकोह को पराजित करते हैं और लास्ट में दारा शिकोह की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब क्या हो जाता है? औरंगजेब आपके शासक बन जाता है। ध्यान रखिएगा, जब औरंगजेब शासक बनता है क्योंकि वह अपने पिता से बहुत चिढ़ा हुआ था, क्योंकि शाहजहां खुद ही ये चाहता था कि दारा शिकोह राजा बने, ना कि औरंगजेब। इसीलिए औरंगजेब शाहजहां को आगरा के किले में आपके गिरफ्तार करवा देता है। आगरे के किले में एक जगह है मुसम्मन बुर्ज, तो मुसम्मन बुर्ज में कैद करके रखा शाहजहां को। वही क्वेश्चन है कि जिसे अपने अंतिम दिनों में बहुत पीड़ा उठानी पड़ी और कैदी की भांति अपने अंतिम दिन गुजारने पड़े, तो शाहजहां इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल का मुख्य वास्तुकार या मुख्य मिस्त्री कौन था? तो हो जाएगा इसका मुख्य वास्तुकार था अहमद लाहौरी और मुख्य मिस्त्री था उस्ताद ईसा खां। दोस्तों, ताजमहल को बनवाने में लगभग 9 करोड़ रुपए लगे थे। 1931-32 से लेकर 1952-53 तक ये ताजमहल का निर्माण हुआ था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आप लोग ध्यान रखिएगा ताजमहल के बारे में। ताजमहल एक ऐसी इमारत है जहाँ पर सर्वाधिक पित्रा ड्यूरा का उपयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि अपनी सर्वोत्कृष्ट नक्काशीदार जालियों के लिए मुगल काल की कौन सी इमारत प्रसिद्ध है? कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है,
नक्काशीदार के लिए भाई नहीं, बहुत लोग इसमें ताजमहल लगा देते हैं, लेकिन वो गलत क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि सर्वोत्कृष्ट नक्काशीदार जालियों के लिए, भाई जाली की बात कर रहा है, ठीक है, उसके लिए मुगल काल की कौन सी इमारत प्रसिद्ध है? तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। दोस्तों मैं आपसे आपके कहूँगा कि आप गूगल पर जाकर डालिएगा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, तो आपको कुछ इमेजेस आ जाएगी, तो आप इमेजेस में देखिएगा क्या शानदार जालियां लगी हैं इस मकबरे में, शेख सलीम चिश्ती के मकबरे में। तो सर्वोत्कृष्ट नक्काशीदार जालियां लगी हुई हैं, इसलिए ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। दोस्तों शेख सलीम चिश्ती आप लोग जानते होंगे कि अकबर को जब संतान नहीं होती रहती है तो अकबर शेख सलीम चिश्ती से प्रार्थना करता है, इनकी पूजन करता है, तब इसे पुत्र की प्राप्ति होती है, जो होता है आपके क्या नाम होता है इसे? जहांगीर। और इसीलिए जहांगीर का मूल नाम अकबर सलीम रखा था। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही आपके जहांगीर का नाम, मूल नाम सलीम था, ध्यान रखिएगा, वही है ये शेख सलीम चिश्ती। इनके मकबरे की बात करते हैं तो सर्वोत्कृष्ट नक्काशीदार जालियों के लिए अति प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां द्वारा निर्माण कराए गए मयूर सिंहासन की बात करते हैं, वास्तुकार कौन था? तो बेबादल खान था। शाहजहां ने कोहिनूर हीरा भी इसी मयूर सिंहासन पर लगाया था। बाद में नादिर शाह आक्रमण करके इसे उठा ले जाता है। और आपकी बात करते हैं मोहम्मद शाह रंगीला की, तो इस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। किस पर? मयूर सिंहासन पर। क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने सिजदा और पायबोस जो बलबन ने स्टार्ट किया था, इस प्रथा पर रोक लगाई और इसके स्थान पर चाहर ए तस्लीम नामक नई प्रथा आरंभ की? तो शाहजहां, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे कि सिजदा और पायबोस को किसने स्टार्ट किया, तब आपको लगाना है गुलाम वंश के प्रतापी शासक बलबन। और पूछे कि इस पर किसने प्रतिबंध लगाया और चाहर ए तस्लीम नामक नई प्रथा स्टार्ट की, तब आपको शाहजहां लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन है कि किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, औरंगजेब अपनी प्रथम पत्नी राबिया दुर्रानी की याद में बीबी का मकबरा बनाता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाता है और इसे ही ताजमहल की फूहड़ नकल कहते हैं, ठीक है। किसकी याद में? तो अपनी प्रथम पत्नी राबिया दुर्रानी की याद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक के काल को मुगल काल का पतन काल कहा जाता है? तो औरंगजेब के काल को। मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं? तब सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। और चित्रकला पूछे तो जहांगीर आपको लगाना ही है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और मुगल काल का पतन काल तो औरंगजेब राइट आंसर हो जाएंगे। 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक ये जो शासनकाल रहा है, ये औरंगजेब का शासनकाल रहा है। बाद में इनके पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष होता है, जिसमें अर्धवृद्ध बहादुर शाह प्रथम विजय होता है और राजा बनता है। उत्तरकालीन मुगल शासक के बारे में हम लोग दूसरी क्लासों में चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग केवल औरंगजेब तक ही चर्चा कर रहे हैं। मुगल साम्राज्य में उत्तरकालीन मुगल सम्राट आधुनिक इतिहास में आता है, तो फिलहाल हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। या आप मत सोचिएगा कि मुगल साम्राज्य में हम लोग पूरे उत्तरकालीन मुगल सम्राट की बात करेंगे, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो अलग हम बनाएंगे। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखिए कि किस मुगल शासक ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया? तो औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था, क्योंकि औरंगजेब ये चाहता था कि किसी हिंदू के हाथ में पढ़कर यह जो कलमा है जो सिक्कों पर उत्तीर्ण होता है वह आपके क्या हो जाए, वह अशुद्ध ना हो जाए। इसीलिए यह सिक्कों पर कलमा खुदवाना, सिक्कों पर कलमा उत्कीर्ण कराना बंद कर दिया था। किसने? औरंगजेब ने आपके संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। कहा जाता है कि क्योंकि इस्लाम में यह प्रतिबंधित है, इसलिए इसने भी प्रतिबंध लगा दिया था। कहीं कहीं पर यह भी मिलता है कि औरंगजेब स्वयं ही एक कुशल वीणा वादक था। कई प्रकार की चीज़ें मिलती हैं इतिहास में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शाहजहां द्वारा निर्मित मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? तो भैया आगरा में स्थित है। मोती मस्जिद किसने निर्माण कराया? तो शाहजहां ने। अकबर मतलब आगरा के लाल किले का निर्माण किसने कराया? तो जो दिल्ली में लाल किला है शाहजहां ने निर्माण कराया है, और आगरे के लाल किले का निर्माण अकबर ने कराया है। ध्यान रखिएगा, कहाँ से? 1556 से 1605 ईस्वी शासनकाल है। नूरजहां द्वारा बनवाया गया जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो भैया जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में स्थित है। बाद में जब नूरजहां की मृत्यु होती है तो उसे भी लाहौर में ही दफनाया जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने दारा सिकोह को लघु अकबर कहा है? तो इतिहासकार लेनपुल ने। इतिहासकार लेनपुल को आप लोग हुमायूं से भी जानते होंगे कि इसने ही हुमायूं के संबंध में कहा था कि हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है सौभाग्यशाली, लेकिन यह अत्यंत दुर्भाग्यशाली था। वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही मृत्यु हो गई इसकी। तो ये कथन भी इतिहासकार लेनपुल का है, और इतिहासकार लेनपुल ने ही
शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह को लघु अकबर भी कहा है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इसके अलावा मैंने एक इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड के बारे में बताया कि कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली और आपके किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हमने मुगल साम्राज्य को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक अपना प्यार विश्वास इसी तरीके से बनाए रखिए और जुड़े रहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।